हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे कनाडा वीज़ा के बारे में। कनाडा में वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज़ है, बहुत सारे अलग अलग वीज़ाज़ है जिस पे लोग जाते हैं। जनरली दो कैटेगरीज़ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। एक है स्टूडेंट कैटेगरी जिसमें लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, दूसरी है सेटलमेंट वाली जो पीआर पे या वर्क परमिट पे जाते हैं। तो ये दो कैटेगरी ज़्यादा पॉपुलर है। आगे मैं स्टूडेंट और विज़िटर ये दोनों कैटेगरीज़ के अलग अलग वीडियोज़ डालूँगा, लेकिन आज मैं कनाडा पीआर के बारे में बात करूंगा, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूंगा। आप ये वीडियो पूरा देखना, इसे देख के ही आपको आइडिया आ जाएगा कि आप ये कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। जनरली हम क्या करते हैं, जब हम अपना माइंड बना लेते हैं कि भाई हमें कनाडा जाना है सेटल होने के लिए, तो हम एजेंट्स के बारे में सर्च आउट करते हैं और कुछ एजेंट्स को मिलने भी जाते हैं। तो एजेंट्स लोग क्या करते हैं कि हमारी प्रोफाइल असेस करते हैं और फिर हमें कहते हैं कि आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए पेमेंट करके, हम आपकी अलग अलग जगह पे अप्लाई करेंगे और आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। फिर आप रेगुलरली उनको मिलने जाया करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आप आइल्स में इतने बैंड्स लाओ तो आपके चांसेस है हो ही जाएगा। तो यही है कि टाइम जाते जाते फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा और फिर आपको लगेगा कि अब मुझे जाना ही नहीं। तो क्यों ना पहले ही आपको डिटेल आपकी प्रोफाइल के बारे में पता हो कि आप कहाँ पे एलिजिबल हो, तो आप उस हिसाब से अपने एजेंट से या अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हो। तो कोई एजेंट आपको उल्लू भी नहीं बना सकता। तो ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए, आपको अपनी एलिजिबिलिटी पता चलेगी। और बाकी सारे वीडियोस भी मैं 1 बाय 1 डालूंगा, तो प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत सारे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कनाडा पीआर में भी बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज है। एक जनरल पीआर है जो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू होता है, दूसरे पीएनपी है जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम बोलते हैं उसको, जो अलग अलग प्रोविंसेस अपने हिसाब से कंडक्ट करती है, और तीसरा जो वर्क परमिट के थ्रू आप जा सकते हो, वो फिर बाद में पीआर पे कन्वर्ट करा सकते हो। ये जो है थोड़ा सेंसिटिव है क्योंकि इसमें फ्रॉड भी बहुत होता है। तो अगर आप वर्क परमिट पे जाना चाहते हो तो बहुत ही चेक करके और देख के जाइए। तो चलिए आज बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री की। एक्सप्रेस एंट्री में जनरली 3 प्रोग्राम्स है। एक FSW फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, एक FST फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, और एक CEC कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो ये 3 अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस एंट्री में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक्सप्रेस एंट्री के साथ हम प्रोविंस को कनेक्ट करके भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आगे दूसरे वीडियोस में बताऊंगा। तो आज मैं बात करूंगा FSW की एलिजिबिलिटी की, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो FSW के थ्रू एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 67 पॉइंट्स। अब कनाडा में हम पीआर के लिए जो अप्लाई करते होते हैं उसमें हर चीज़ में पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, जिसमें हमारे एजुकेशन है, वर्क है, एज है, लैंग्वेज है, और या अगर आपका कोई रिलेटिव या भाई बहन कोई रहता है कनाडा में, उसके हर चीज़ के अलग अलग आपको पॉइंट्स मिलते हैं और वो सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करके फिर आपका टोटल पॉइंट्स बनता है और उसके बेस पे आपकी एलिजिबिलिटी काउंट होती है और नॉमिनेशन के पॉइंट्स भी काउंट होते हैं उसमें। तो आज मैं बात करूंगा एलिजिबल की, जो है फर्स्ट स्टेप। आपको पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप है। ये स्टेप के बाद आप अप्लाई कर सकते हो एक्सप्रेस एंट्री में। तो ये 67 पॉइंट्स जो है वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपके 67 पॉइंट्स मिनिमम बनते हैं तो आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। चलिए देखते हैं ये 67 पॉइंट्स किस तरह से कैलकुलेट होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इंक्लूड है। मैं आपको स्क्रीन पे ही सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो इसमें आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पे, कनाडा पीआर थ्रू फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स है। इसमें आप देख सकते हो, एक तो ये है टोटल पॉइंट्स है इसके 100 में से रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स है वो 67 पॉइंट्स हमें लाने हैं। मिनिमम है 67 पॉइंट्स अगर आपके आते हैं तो आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद पहला जो फैक्टर है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज के मैक्सिमम पॉइंट्स है 28। अब इसमें कनाडा की जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो 2 है, एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच है। तो इंग्लिश का जो है वो हम आइल्स देते हैं, तो उसके टोटल 24 पॉइंट्स है। आउट ऑफ 24 हमें आइल्स के जो भी हमारा स्कोर होगा उसके हिसाब से हमें मिलेंगे, और फ्रेंच के अगर मैक्सिमम लाया तो उसके 4 मिलेंगे। अगर फ्रेंच नहीं है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इंग्लिश के बेस पे भी स्कोर कर सकते हैं और हमारे 67 पॉइंट्स हो सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है एजुकेशन का।
एजुकेशन में मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे वो है 25। मैं आगे सारी चीज़ें बताऊंगा डिटेल में, अभी आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। थर्ड जो पॉइंट है वो वर्क एक्सपीरियंस का है। वर्क एक्सपीरियंस में हमें मैक्सिमम 15 पॉइंट्स मिलेंगे। और जो फोर्थ है वो है एज का। एज का मैक्सिमम पॉइंट्स है वो 12 है। और फिफ्थ जो है वो अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट, उसके मैक्सिमम पॉइंट्स है 10। आपका अगर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, जॉब लग चुकी है, उसका है। और जो लास्ट है वो है अडेप्टेबिलिटी, वो मैं आपको आगे इसके डिटेल में बताऊंगा। टोटल 6 फैक्टर्स है, वो 6 फैक्टर्स काउंट होते हैं, उसके बेस पे फिर हमारे पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। तो चलिए ये फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर नंबर 1 लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में हम आइल्स लेते हैं। आइल्स में मैक्सिमम 24 पॉइंट्स है। 24 पॉइंट्स में ये हमने दिया हुआ है कि हमें मिनिमम कितने लाने हैं, 6 इन ईच, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, चारों में 6 अगर आए हैं तो हमारे एक मॉड्यूल का 4 पॉइंट्स बनेगा। सपोज आपके स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में सब में 6 आए हैं, तो ये 4 इंटू 4 16 हुए, तो आपके टोटल 16 पॉइंट्स लैंग्वेज के बनेंगे। लेकिन ये याद रहे कि आपको मिनिमम इसमें 6 बैंड्स इन ईच तो लाने ही है, तभी आप एलिजिबल होते हो। तो से फॉर एग्जांपल, नीचे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आपके स्पीकिंग में 6 आते हैं, राइटिंग में 6 आते हैं, रीडिंग में 6.5 आते हैं और लिसनिंग में 8 आते हैं, तो स्पीकिंग के पॉइंट्स कितने हुए आपके, 4 हुए 6 के हिसाब से। राइटिंग के पॉइंट्स कितने हुए आपके, 6 के हिसाब से 4 हुए। रीडिंग के पॉइंट्स आपके 6.5 आपके आए हैं, तो 5 पॉइंट्स हुए। और लिसनिंग के 8 आए हैं, जो मैक्सिमम इसमें दिया गया है वो है 6 पॉइंट्स। तो आपके 4, 4, 5 और 6, तो टोटल 19 हुए पॉइंट्स। तो लैंग्वेज के आपको अगर ये स्कोर आता है तो लैंग्वेज के आपको 19 मिलेंगे। और उसी हिसाब से अगर आपका डिफरेंट आता है तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे जूम करके दिखा दिया। अब सेकंड फैक्टर है एजुकेशन का। अब एजुकेशन का जो फैक्टर है उसमें आपका एजुकेशन क्या है उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मैक्सिमम 25 पॉइंट्स है। पीएचडी या उसके इक्विवेलेंस आपके पास कोई डिग्री है तो उसके टोटल 25 मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आपको 2 पॉइंट्स कट जाएंगे, 23 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास 2 डिग्रीज़ है, 2 ग्रेजुएशन है या फिर 1 ग्रेजुएशन 1 डिप्लोमा है, मतलब कि इसमें कम से कम एक 3 साल का प्रोग्राम आपने किया हुआ होना चाहिए, मतलब 1 डिग्री की होनी चाहिए, तो आपको 22 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपका एक ही डिग्री है जो 3 साल मिनिमम आपने की है 12th के बाद, वो आपको मिलेंगे 21 पॉइंट्स। अगर आपकी 2 साल की डिप्लोमा ही है सिर्फ, तो आपको मिलेंगे 19 पॉइंट्स। और अगर आपका 1 साल का कोई सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। और आपका 12th ही आपने किया हुआ है, ओनली हाई स्कूल किया हुआ है, तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। तो इस हिसाब से पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। मैक्सिमम 25, फिर ग्रेजुअली अगर आपका एजुकेशन कम होता जाएगा उसके हिसाब से आपके पॉइंट्स कम होते जाएंगे। अब ये आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास तो डिग्रीज़ होती है, लेकिन कनाडा में क्या है कि अप्लाई करने के लिए हमें एक इवैल्यूएशन करवाना रहता है। हमारी जो डिग्रीज़ रहते हैं उसकी ECA बोलते हैं उसको, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, ये करवाना रहता है। वो कनाडा की कुछ बॉडीज़ होती है जिसके थ्रू ही होता है, जो मैंने वो भी मेंशन किया हुआ इधर। एक है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, WES बोलते हैं जिसको, वैस बोलते हैं लोग। सेकंड है कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग स्टडीज़। थर्ड है इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विस ऑफ कनाडा। फोर्थ है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस असेसमेंट सर्विस, फिर इंटरनेशनल क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन सर्विस। और फिर मेडिकल के लिए अलग है, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा, और फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा, वो फार्मेसी के लिए है। तो ये अलग अलग है। आप जनरल जो आपका रहती है डिग्री, वो आप 1, 2, 3, 4, 5 जगह से करा सकते हो। तो ये यहाँ से हम इवैल्यूएशन हमारी डिग्रीज़ का, सर्टिफिकेट्स का कराएंगे, तो फिर ये क्रेडिट्स उसके हिसाब से देंगे कि भाई आपकी ये डिग्री की वैल्यू कितनी है। सपोज़ आपने मास्टर्स किया है और एक ग्रेजुएशन किया है और एक मास्टर्स किया है, तो कभी कभी यही होता है कि वो मास्टर्स को ग्रेजुएशन में गिन के वो लोग डबल ग्रेजुएशन करके बेचते हैं वो लोग। तो वो हम इवैल्यूएशन के बाद ही हमें पता लग सकता है कि हमारा इसका पॉइंट्स कितना है। थर्ड फैक्टर है वो है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस का मैक्सिमम जो है 6 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो हमें 15 पॉइंट्स मिलते हैं।
टोटल 15 जो है वो मैक्सिमम पॉइंट्स है। उसके बाद हमारा 6 साल से अगर कम है, 4 या 5 साल है तो 13 पॉइंट्स है, 2 या 3 साल है तो 11 पॉइंट्स है, या 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 9 पॉइंट्स है। इस हिसाब से पॉइंट्स वर्क एक्सपीरियंस के कैलकुलेट होते हैं। फैक्टर नंबर 4 जो चौथा फैक्टर है वो एज का है। एज में आपकी एज कितनी है उसके हिसाब से आपको मिलेंगे। अगर आप अंडर 18 है, 18 से कम है, तो आपको एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आपकी 18 से 35 साल की उम्र है तो मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो है 12 पॉइंट्स। फिर आपका जैसे जैसे एज कम होती जाएगी वैसे वैसे आपके पॉइंट्स कम होते जाएंगे। 1 साल का 1 पॉइंट कम होता जाएगा। 36 होंगे तो 11 होंगे, 37 होंगे तो 10 होंगे, उसके हिसाब से फिर 42 होंगे तो 5 होंगे, और 46 तक आपको पॉइंट्स मिलेंगे। 46 पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा और 47 पे आपको 0 मिलेगा। तो इस हिसाब से ग्रेजुअली वो डाउन होते जाते हैं। फिर फैक्टर नंबर 5 है जो है हैविंग वैलिड जॉब ऑफर इन कनाडा। ठीक है, अगर आपके पास जॉब ऑफर है कनाडा में, किसी ने आपको ऑफर किया और आपके पास जॉब ऑफर लेटर वगैरह है, तो आपको उसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो उसके आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। फैक्टर नंबर 6 है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी जो है वो इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है, जो है एक स्पाउस और पार्टनर्स लैंग्वेज लेवल। अगर आपका सपोज आपके पॉइंट्स नहीं बनते तो आपके स्पाउस की अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप उनको भी आईएलटीएस वगैरह दिला सकते हो, तो उनके 5 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने कनाडा में स्टडी की हुई है तो आपको 5 पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे। अगर आपके स्पाउस ने या आपके पार्टनर ने कनाडा में स्टडी की हुई है तो आपको उसके 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है कनाडा में, आपने काम किया हुआ है पहले, तो आपके 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके स्पाउस ने पहले कनाडा में काम किया हुआ है तो उसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट्स आपका है तो उसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर लैंग्वेज लेवल के भी, आपके स्पाउस के लैंग्वेज लेवल के भी 5 पॉइंट्स जो मैंने आगे बताए। अगर आपके रिलेटिव जो कनाडा में रहते हैं लेकिन वो सिबलिंग्स होने चाहिए, आपके भाई या बहन होने चाहिए, या ग्रैंड पेरेंट्स या आंट, उनके बच्चे, आंट अंकल, नीस नेफ्यू, ये सब हुए तो आपको उसके 5 पॉइंट्स अलग से मिलेंगे। तो ये सारे जो है फैक्टर्स, 6 फैक्टर्स थे जिससे आपके कैलकुलेट होंगे टोटल पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये आप अभी भी कैलकुलेट कर सकते हो इसमें देख के। अगर आपके 67 बनते हैं तो आप बेझिझक एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर सकते हो। फिर आगे का जो एक्सप्रेस एंट्री के जो पॉइंट्स जो होते हैं वो कैलकुलेट होंगे, उसके बेस पे फिर आपको नॉमिनेशन मिलेगा और आपको पीआर मिलेगा। तो इसी तरह से आप अपनी एलिजिबिलिटी एक्सप्रेस एंट्री के लिए चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 67 पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज़ है जिसमें कम पॉइंट्स वाले भी फिट होते हैं। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे अलग अलग हर कैटेगरीज़ के 1 बाय 1 मैं वीडियोज़ डालूँगा, तो आपको आइडिया आएगा कि आप कहाँ पे फिट होते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए और मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर मैं इजाज़त लेता हूँ। टेक केयर, गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच।